हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों। आज का अपना टॉपिक है हिंदी का चैप्टर है हमारा, जिसमें अपन पढ़ेंगे रघुवीर सहाय साहब के द्वारा लिखी हुई कविता बसंत आया। इस कविता में अपन बसंत आया कविता में अपन क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसके कठिन शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद में फिर हम करेंगे इसका भावार्थ और फिर इसके करेंगे प्रश्न उत्तर। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो दो रचना है रघुवीर सहाय साहब की। पहली रचना है बसंत आया और दूसरी रचना है तोड़ो। तो तोड़ो को अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसमें अपन पढ़ेंगे बसंत आया के बारे में। यहाँ पर आप जो एक फूल देख रहे हैं ये पलाश का फूल है, और ये पलाश जो है ना, ये बसंत के आगमन पर, पलाश के जो वन होते हैं वहां पे बसंत के आगमन पर इस पे इस प्रकार के लाल लाल फूल खिलते हैं। और लाल लाल फूल जब खूब सारे खिलते हैं, क्योंकि वहां पे जो जंगल होते हैं पलाश के, वहां पे खूब सारे पेड़ होते हैं, तो इस तरीके से एक प्रकार से ऐसा लगता है जैसे जंगल में आग ही आग लगी हो। इसे जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। इसका जिक्र आया है कविता में, इसलिए मैंने ये फोटो यहाँ पे लगाया और उस पर अपन आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कविता। यहाँ पे देखिए कवि क्या कहना चाहता है कि जब बसंत का आगमन होता है तो प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और चूंकि वर्तमान में मनुष्य का संबंध प्रकृति से कट चुका है, इसलिए व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि बसंत के आगमन पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, या फिर कोई और ऋतु जब आती है तो प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन मनुष्य को पता नहीं चलते। तो यहाँ पर कवि बसंत के आगमन पर प्रकृति में जो कुछ परिवर्तन होते हैं, प्राकृतिक जो स्वरूप बदलता है, उसका कवि यहाँ पर उसकी बात करता है। तो देखो कवि क्या कहता है कि हाँ, अब यहाँ पे देखो कवि क्या कहता है कि जैसे बहन दा कहती है। अब एक मैं थोड़ा सा पहले एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद अपन इसके कठिन शब्दार्थ देखेंगे कि जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु, तरु का मतलब होता है पेड़, तरु पर कोई चिड़िया कूकी, कूकी का मतलब होता है कूकना, बोलना। जलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। तो यहाँ पर बसंत के आगमन पर प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को कवि कई उदाहरण देकर के बताता है। कवि कहता है कि जिस तरीके से कोई बहन अपने भाई को, दा का मतलब होता है भाई, तो कोई बहन जब अपने भाई को बड़े प्रेम से दा कह करके बुलाती है, उसी तरीके से एक पेड़ पर चिड़िया जो है उसी मीठी आवाज में कूकना शुरू करती है। अब देखो क्या कैसे कूकना शुरू करती है, क्या यहाँ पर आगे लिखा है। कवि कहता है कि ऐसे ही है ना, जैसे एक बहन मधुर स्वर में, मीठे स्वर में अपने भाई को प्रेम से बुलाती है, उसी तरीके से किसी बंगले के किसी तरु पर, तरु का मतलब होता है पेड़, तरु का मतलब होता है पेड़, और पेड़ कौन सा है, पेड़ है अशोक का। तो किसी बंगले के पास में कोई अशोक का वृक्ष खड़ा है, और उस वृक्ष पर, उस पेड़ पर कोई चिड़िया बैठी है जो कि कूकी, कूकने का मतलब होता है बोलना, आवाज करना। तो यहाँ पे देखिए कूकती जो है ना, कूकती है वो कोयल कूकती है, तो चिड़िया का तात्पर्य यहाँ पे कोई कोयल से है। ठीक है, चिड़िया मतलब कोई कोयल है। तो बसंत के आगमन पर कोयल जो है वो कूकना शुरू कर देती है, कोयल बोलना शुरू कर देती है। कोयल बहुत ही मीठी आवाज में बोलती है जिस तरीके से कोई बहन अपने भाई को बुलाती है दा कह करके। तो एक परिवर्तन तो ये हो गया। दूसरे और क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कवि क्या कहता है कि चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले। मान लीजिए ये सड़क जा रही है, उस सड़क के किनारे किनारे यहाँ पे लाल बजरी बिछी हुई है, और इस लाल बजरी पर कवि कहता है कि इस लाल बजरी पर जो है जो कवि जब चलता है, तो इस चलती सड़क के किनारे किनारे जो लाल बजरी पड़ी है, उस लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। तो ये जो बड़े बड़े जो पेड़ हैं, इन बड़े बड़े पेड़ों पर जो पत्ते पीले पड़ चुके हैं, पतझड़ की वजह से पीले पड़ चुके हैं, पीले पड़ करके जो नीचे गिर जाते हैं, जो पत्ते सूख जाते हैं, उन सूखे हुए पत्तों पर जब पांव आता है, तो पांव के आने पर वहां पर जो है वो पत्ते चरमराने लगते हैं, पत्ते आवाज करते हैं। तो चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे, ऊंचे माने बड़े बड़े, तरुवर का मतलब होता है पेड़, तो इन बड़े बड़े पेड़ों से गिरे हुए पत्ते वहां पर जो है वो आवाज करते हैं जब लेखक कह रहा है कि यहाँ पे कोई चलता है। आगे बढ़ते हैं। देखो पीराए का मतलब होता है पीले पड़े हुए। ठीक है, पीराए मतलब पीले पड़े हुए। जब बस पतझड़ का जब मौसम आता है तो पतझड़ में जो है वो पत्ते पीले पड़ जाते हैं और झड़ जाते हैं, और उसी दौरान जो है वो बसंत का आगमन होता है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे दूसरा, कुछ पहले इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है दा का मतलब होता है भाई यानी बड़ा भाई, तरु का मतलब होता है वृक्ष,
और कूकी का मतलब होता है कूकने लगी, यानी मधुर स्वर में चहकना, बोलना, जैसे कोयल कूकती है। बजरी माने मोटी रेत, थोड़ी सी रेत से मोटी या रेत की अलग अलग टाइप की। चुरमुराए का मतलब होता है चरमराने लगी। पांव तले का मतलब होता है पांव के नीचे। जब व्यक्ति चलता है किसी बजरी पर तो उस समय जो पत्ते बीच में आते हैं पांव के नीचे जो आते हैं वो कुचलते हैं तो उसमें से आवाज निकलती है। तरुवर का मतलब होता है वृक्ष, और पीला पत्ते से तात्पर्य है पतझड़ के मौसम में पीले पड़े हुए पत्ते। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दूसरा परिवर्तन पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो। अब बसंत का मौसम है, बसंत की ऋतु जब ऋतु आती है तो मौसम में कई बदलाव होते हैं और उस समय भयंकर सर्दी की ऋतु जा चुकी होती है, और सर्दी की ऋतु जाने के साथ ही जो ठंडी हवा होती है वो समाप्त हो जाती है, बसंत का आगमन होता है, तो हवा में थोड़ी सी गर्माहट होती है। तो कवि कहता है कि कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि बसंत आया। कवि कहता है कि एक दिन मतलब कल जब मैं फुटपाथ पर चल रहा था तो इस फुटपाथ पर चलते चलते मैंने जाना कि बसंत आया है। कैसे कि सुबह के 6 बजे का समय था। कवि कहता है कि जैसे 6 बजे सुबह के 6 बजे का समय था और हल्की सी एक गर्म हवा आई, है ना, बसंत की ऋतु के आगमन पर गर्म हवा आई, और वो गर्म हवा ऐसे थे जैसे मानो वो हवा गर्म पानी से नहा करके आई हो। खिली हुई हवा आई फिरकी का मतलब होता है घूमती हुई आई और चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि बसंत का आगमन हो गया है, क्योंकि हवा जो है वो ठंडी से अब क्या हुआ, थोड़ी सी गर्म हो चुकी थी। तो ये बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं कवि यहाँ पर उनकी बात करता है। आगे देखो क्या है, यहाँ पे कुछ कठिन शब्दार्थ है। नहाई हो का मतलब होता है स्नान करके आई हो। फिरकी का मतलब होता है चक्री, यानी चक्कर खाते हुए घूमते हुए। बसंत यानी बसंत ऋतु। नेक्स्ट पद की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहता है कवि कहता है और यह कैलेंडर से मालूम था। कैलेंडर मतलब जिसमें अपन तिथियां देखते हैं, त्योहार देखते हैं, और इस तरीके से जो कैलेंडर से मालूम पड़ा। यहाँ पे कवि ये कहता है कि हम यानी मनुष्य जो है फिलहाल प्रकृति से कट चुका है, उसे प्रकृति में होने वाले परिवर्तन का एहसास ही नहीं होता। आजकल सारी चीजें हमें कैलेंडर से पता चलती है। तो कवि ये कहता है कि और यह कैलेंडर से मालूम था कि अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। दफ्तर में छुट्टी थी यह था प्रमाण, और कविताएं पढ़ते रहने से पता था कि दहर दहर दहकेंगे कई ढाक के जंगल, आम बोर आएंगे। अब देखो कवि कहता है कि चूंकि प्रकृति में इतना परिवर्तन होता है और हमें पता नहीं चलता, हमें पता कैसे चलता है, हमें कैलेंडर देखने से पता चलता है। तो कवि कहता है कि जब कैलेंडर देखा तो मालूम पड़ा कि अमुक दिन, अमुक माने इस दिन, है ना, किसी निश्चित दिन, किसी निश्चित दिन, और निश्चित बार माने वार, यानी जैसे वार होता है ना, सोमवार मंगलवार, इस तरीके से किसी एक खास दिन कहने का मतलब। मदन महीने की होवेगी पंचमी। कैलेंडर से पता चला कि उस दिन जो है वो बसंत ऋतु की पंचमी होगी, यानी बसंत पंचमी होगी। मदन महीने मैंने बसंत ऋतु की, जो बसंत का जो महीना होता है, बसंत ऋतु जो आती है उसे मदन महीना कहते हैं। तो कैलेंडर से पता चला कि अमुक दिन जो है वो पंचमी होगी, बसंत पंचमी होगी, और उस दिन दफ्तर में यानी कार्यालय में छुट्टी रहेगी। ये इस बात का प्रमाण था। कवि और आगे क्या कहता है कि कविताएं पढ़ते रहने से ये पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। कवि कहता है कि कविताएं मैं पढ़ता था और कविताएं पढ़ने से मुझे पता चला कि जब बसंत ऋतु आता है तो बसंत ऋतु के आगमन पर जो ढाक के वन होते हैं, जो ढाक के पलाश के जो जंगल होते हैं, वो फूलों से लद जाते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे आग धधक धधक करके आग जल रही हो, है ना। दहर दहर का मतलब होता है धधकना। तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ये पलाश के फूल जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और इतने फूलों से ये पेड़ लद जाते हैं कि बहुत सारे पेड़ होते हैं, पूरा जंगल इस तरीके से होता है, तो ऐसा लग रहा है जैसे आग जल रही है चारों तरफ। तो बसंत के आगमन पर यह होता है, कविताएं पढ़ने से पता था कि बसंत जब आता है तो चारों तरफ फूल ही फूल खिल जाते हैं, और विशेष करके जहाँ पलाश के या ढाक के जंगल होते हैं वो तो ऐसे लगता है जैसे जंगल जो है वो धधक धधक करके चल रहा है। आम बोर आवेंगे, तो और क्या क्या परिवर्तन हो गए, देखो ये सारे परिवर्तन हैं। जब बसंत ऋतु आती है तो ढाक के
फूल जो है वो खिल जाते हैं। आम पर बोर आ जाते हैं। बोर का मतलब होता है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो आम पे जो आम लगने होते हैं ना उससे पहले की जो स्थिति होती है, फूल मतलब जो आते हैं ना आम पर, वो बोर कहलाते हैं, आम के बोर। तो आम बोर आएंगे मतलब बसंत ऋतु के आगमन पर आम का जो पेड़ होगा उस पर भी इस तरीके से फूल जो है वो आएंगे, इसे आम बोर कहते हैं। और ये सब कुछ कब होता है? जब बसंत का आगमन होता है। यहाँ पे कुछ शब्दार्थ हैं। कैलेंडर का मतलब होता है, कैलेंडर माने पंचांग, जिसमें अपन तिथियां आदि देखते हैं, ये कैलेंडर होता है। और वार का मतलब होता है वार, दिवस या दिन। मदन महीने की पंचमी होता है बसंत पंचमी। दहर, दहर का मतलब होता है धधक, धधक करके दहकना या जलना। ढाक यानी पलाश के वन, है ना। पलाश ढाक के जो ढाक का जो होता ढाक का जो पेड़ होता है उसे जंगल की ज्वाला कहते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे जंगल में आग लग गई हो जब उस पर फूल खिलते हैं। आम बोर का मतलब होता है आम्र मंजरी, यानी आम पर बोर आना, है ना। आम लगने से पहले की जो फूल वगैरह होते हैं वो आम बोर कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो क्या कहता है कवि कि रंग रस गंध, रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के नंदन वन होवेंगे यशस्वी। और मैंने कविताएं पढ़ने से ये मुझे पता चला था कि जब बसंत ऋतु आती है तो उस समय जो वन होंगे, है ना, विदेश के नंदन वन, जो नंदन वन जो होंगे, वनों में क्या होगा, वनों में चारों तरफ फूल ही फूल खिलेंगे। उन फूलों से जो है वो रंग रंग बिरंगे फूल खिलेंगे, उसमें रस होगा, उसमें गंध होगी, सुगंध होगा, और चारों तरफ से लदे फदे यानी भरे पूरे वो जो है वो वन होंगे। मधुमस्त पीक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखाएंगे। और फिर क्या होगा कि जब चारों तरफ जो है वो फूल खिलेंगे, उसमें रंग होगा, रस होगा, गंध होगी, सुगंध होगा, तो उसके बाद मधुमस्त पीक भौर, पीक मैंने कोयल, अब ना पीक मैंने कोयल और भौर मैंने भौरा, तो भौरा उसका रस चूसने के लिए आएगा। कोयल जो है वो मीठी वाणी में जो है पूरे जंगल में बोलेगी। तो एक तरीके से मधुमस्त का मतलब होता है सह, जो फूल होते हैं, फूलों का जो रस होता है उस रस को पी करके मस्त हो जाना। तो ये भी उस रस को पी करके मस्त होकर के अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखाएंगे, यानी ये भी अपना अपना कार्य करेंगे। कृतित्व का मतलब होता है कार्य करना। तो इनका कार्य क्या होता है कि जैसे कोयल का कार्य बोलना, भंवरे का कार्य मतलब वो अपनी आवाज करना, वहां पे उसका रस चूसना, है ना। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि बसंत आया। तो ये सारी चीजें मुझे कैलेंडर देखने से पता चली। मुझे प्रकृति में हुए परिवर्तन का आभास नहीं हुआ, और मैंने यही नहीं जाना था कि बसंत आ गया। मतलब मुझे पता नहीं चला कि बसंत आया, ऋतु परिवर्तन का पता नहीं चला। ये सारी चीजें मुझे कैलेंडर से पता चली, और इस तरीके से बसंत जो वो आया है। तो यहाँ पर हमने देखा, इसके कठिन शब्दार्थ देखेंगे। लदे फदे का मतलब होता है घिरे हुए होना, यानी भार से आक्रांत। नंदन वन यानी इंद्र का उपवन। और मधुमस्त का होता है पुष्पों का मधु पी करके मस्त होना। पीक यानी कोयल। भौर का मतलब होता है भ्रमर। कृतित्व का मतलब होता है कार्य। और नगण्य का मतलब होता है तुच्छ, यानी जो गिनती में नहीं हो। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की रचना। हमने पढ़ा बसंत आया। और नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा जिसमें हम तोड़ो कविता जो है उसको पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये जो हमने चैप्टर पढ़ा है इस तरीके से कंप्लीट अगर आप हिंदी का सिलेबस और हिंदी, इंग्लिश, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सब कुछ अगर आप पूरा कोर्स अगर आप इन सभी सब्जेक्ट का चाहते हैं तो हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको कोर्सेज मिलेंगे। और वो कोर्सेज की फीस मात्र 99 रुपीज है। पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ हम आपको ये कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है, उस कोर्स में आपको पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।